Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all in the Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are studying and we have discussed the glycolysis. We have discussed the process of oxidative decarboxylation and we have discussed the process of Krebs cycle. हमने glycolysis जो साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इन्हें डिस्कस कर लिया है. हमने देखा स्टेप नंबर 5b ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, it will yield 2 NADH plus H positive, while the oxidative decarboxylation will also yield 2 NADH plus H positive, and the step number 4, 6 and 10 in case of Krebs cycle in mitochondrial matrix, it yield what? 2 ATPs at each step, and मैंने लिखा 2 each step, and 2 NADH plus H positive at each step, 4, 6 and 10 of the Krebs cycle, and step number 8 of the Krebs cycle will yield 2 molecule of FADH2. ओके, देखो बेटा, बात की थी मैंने आपसे कि प्रश्न एक रह जाता है पूरी रेस्पिरेशन को पढ़ते पढ़ते कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसका यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में कहां होता है, और दूसरा हमने बात की कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी. तो एटीपी बनती कहां है, अभी तक हमारे साथ कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई. द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस, it is now in this discussion. This is the mitochondrial part. हमने क्या किया, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन होता है. This is the inner Golgi membrane is there. It have cristae, it have oxysomes over it. किया था ऐसे. मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया का, ये अंदर मैट्रिक्स है बेटा, पढ़ा है हमने सारा माइटोकॉन्ड्रिया. आप देखिए उसको लेक्चर को, कंसल्ट दैट लेक्चर आल्सो. हम क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट वन पार्ट ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. आप इस हिस्से को ले लीजिए, नहीं है तो आप यहां से इस हिस्से को लीजिए. सबसे बाहर क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म. उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन. उसके बाद इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, और अंदर ही अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो मैं आई एम एक्सप्लेनिंग one very important process which occur in the inner membrane of the mitochondria, and this is the electron transport system, ETS, or sometimes called as electron transport chain, ETC. तो ETS क्या होता है, ये कैसे होता है, वो मैं बात करूंगा. और आप जरूर उस वीडियो को भी देखें जिसमें मैंने नेमोनिक्स फॉर ETS किया है. व्हाट इज द नेमोनिक फॉर ETS, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा. चुटकियों में विद इन 2 मिनट्स यू विल रिमेंबर होल ऑफ दिस प्रोसेस. बहुत इजी है बेटा, आप देखें इसको. नाउ सी व्हाट इज देयर नाउ. जो एटीपी है वो ये जो रिड्यूस्ड NADH प्लस H पॉजिटिव, जो ग्लाइकोलाइसिस, जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और जो क्रेब्स साइकिल में बने, और जो FADH2 क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर 8 में बना, इससे एटीपी बनती है. मैं आपको बताऊं कैसे बनती है, वो देखना है. द नेम ऑफ द प्रोसेस which result in the formation of the ATP, it is electron transport chain which occur in the inner mitochondrial membrane. My dear friends, it is the inner mitochondrial membrane where the ETS occur. And it occur with the help of various cytochromes and proteins present in the inner membrane. मैं आपको एक और बात बता दूं, inner membrane shows an electrochemical gradient. On the outer surface, toward the intermembrane surface, there is positive charge, and on the other there is a negative charge. Electrochemical potential exist करता है इस पे. There is a difference between the
charge value on the outer surface of the inner membrane while the charge value on the inner surface of this inner mitochondrial membrane. देखिए बेटा, इसमें जो साइटोक्रोम्स और प्रोटीन्स हैं वे एक सीरीज में प्रेजेंट होती हैं और ग्रुप्स में, कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली इस सीरीज में इस पहले प्रोसेस को समझा लूंगा। दूसरा जो ईटीएस पार्ट 1 होगा वो इसमें मैं इसमें समझाऊंगा। ईटीएस पार्ट 1 में इस प्रोसेस को समझा दूंगा कि कैसे होता है, और ईटीएस पार्ट 2 में मैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है उसके अनुसार आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा, प्रोसेस कैसे होता है। पर याद रखें, द बेसिक रिमेन्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। देखिए, जो ईटीएस है, इट अकर ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो, और इसके कारण होता क्या है, द बेसिक प्रोसेस लाइज समवेयर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटा आपको पता है, वी हैव स्टडीड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बताया था मैंने, आपको पता है, मैं लिखना नहीं चाहूंगा। ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ, पता है ना आपको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने देखा है कि जो एनएडी है वो एनएडीएच जब बनाता है वो किसके, इसका एनएडी विल रिड्यूस टू द एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। एनएडी का रिडक्शन हुआ है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है, देखिए आप, और वो उसने किसी एक्सेप्टर से एक्सेप्ट की होती है, किसी से ली होती है, किसी मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट की होती है, वो हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्टर के रूप में काम करता है एनएडी, फिर वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैं क्या सिंपली बोलना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव इज द रिड्यूस स्टेट ऑफ व्हाट, यस बोलिए, इट इज द बेटा रिड्यूस स्टेट ऑफ, यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द रिड्यूस स्टेट ऑफ एनएडी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये जो साइटोक्रोम की सीरीज है, जो मैं आपको नेमोनिक्स के द्वारा याद करना बता दूंगा, कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। मैं एक प्रोसेस अभी आपको करके बताता हूं। सी द NADH plus H positive, it have the hydrogen and electron. The NADH, whether it is here, whether here, whether in glycolysis, they will be received by FMN. FMN, it is flavin mononucleotide. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो हाइड्रोजन है उनके लिए जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एफएमएन है, एनएडी के लिए, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव के लिए। एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड विल रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कहां से लिए, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव से लिए। अपने आप को क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और क्या बना दिया, FMnH2। इट विल फॉर्म FMnH2। क्लियर है बेटा, FMnH2 बना देता है। और नाउ द FMn will get reduced while the NADH positive, NADH plus H positive will get oxidized। तो FMn रिडक्शन करता है अपनी, रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, NADH plus H positive को। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और हाइड्रोजन भी है। ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये थोड़ी सी समय तक इसके स्टेट में रहेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, FMn इसके साथ ही वहां पे एसोसिएट होता है आयरन सल्फर इनर मेम्ब्रेन में ही। इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू आयरन सल्फर। इसने FMn है, यहां देखें आप, FMn जो है वो आयरन सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन सल्फर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आयरन सल्फर इट विल नॉट रिसीव व्हाट, हाइड्रोजन, सो द टू हाइड्रोजन दे विल बी पुट इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस
space. Okay, now iron sulfur, ध्यान रखें, पहले आप जो मैं इक्वेशन बता रहा हूं उसको वैसे पढ़े फिर देखेंगे. Iron sulfur will give its electron to ubiquinol. UQ is ubiquinol. UQ का मतलब है ubiquinol. आयरन सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यूबिक्विनोन को. आयरन सल्फर रिड्यूस्ड फॉर्म में यूबिक्विनोन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया और यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ये जो यूबिक्विनोन है, याद रखें इस बात को, इट विल आल्सो रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द FADH2 फाउंड एट स्टेप नंबर 8. याद रखना, द एक्सेप्टर फॉर द FADH2, द acceptor for the electron and hydrogen of the FADH2 formed at the step number 8 of the ETS, it is ubiquinone. ठीक है, जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में पड़ी है वो रिसीव करती है. और NAD के लिए कौन सा है एक्सेप्टेबल जो मॉलिक्यूल है? दैट इज FMN. याद रखें, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. तो मैं बात कर रहा था, रिड्यूस्ड आयरन सल्फर ने यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया और वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया. UQH2 यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड हो गया. मैंने R लिखा है रिड्यूस्ड को, ऑक्सीडाइज के लिए रेड पेन में मैंने O लिखा है, ब्लैक पेन में R से रिड्यूस्ड फॉर्म है. मीनवाइल उसने वहां से हाइड्रोजन लिया और यहां रिड्यूस हो गया, दोनों फॉर्म्स. नाउ सीरीज में है. अब क्या होगा? रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीडाइज्ड आयरन सल्फर. ये इसको देखो बेटा, यहां दोनों मिले, यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को दिए, यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज हो गया और आयरन सल्फर रिड्यूस्ड हो गया. और जो मैंने पहले कहा, आयरन सल्फर विल नॉट रिसीव द हाइड्रोजन, सो द 2 हाइड्रोजन विल बी पुट इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. डाल दिए गए वहां पे. अब देखें, द रिड्यूस्ड आयरन, बस यही चलता रहेगा. रिड्यूस्ड आयरन सल्फर विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी. आयरन सल्फर विल बिकम ऑक्सीडाइज्ड, साइटोक्रोम बी विल बिकम रिड्यूस्ड. नाउ the reduced cytochrome B will give its electron to iron sulfur. Cytochrome B become oxidized and the iron sulfur will become reduced. Now the reduced iron sulfur will give its electron to ubiquinone. Okay, and the ubiquinone will, remember it here, it will take hydrogen from the matrix of the mitochondria and become UQH2 reduced ubiquinone, and the iron sulfur will get oxidized. Now the reduced ubiquinone will give its electron to cytochrome C1. देखिए, cytochrome C1 को दे दिया, याद रखिए. cytochrome C1 will get reduced while the ubiquinone will get oxidized. अब cytochrome C1 क्या करेगा? It will give its electron to the cytochrome C and cytochrome C1 will become oxidized while the cytochrome C will get reduced. मैं यहां स्टार लगा रहा हूं, मैंने कोई बात आपको बतानी है, अभी बाद में बताऊंगा आपको. Now reduced cytochrome C, जो reduced cytochrome C है, it will give its electron to cytochrome A. Cytochrome C will become oxidized while cytochrome A will get reduced. Now the cytochrome A, it will give its electron to the cytochrome B. Which one? It will give its electron to cytochrome A3. Cytochrome A3 will become oxidized while the cytochrome A will become oxidized. याद रखेंगे, मैं यहां भी एक पॉइंट आपको बताऊंगा, पहले मैं प्रोसेस को कंप्लीट कर लूं. तो हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कीप ऑन फ्लोइंग. कुछ नहीं हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है. देखो, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा गया बेटा. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वन बाय वन. अब प्रश्न ये है कि साइटोक्रोम A3 किसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा? किसको देगा? जिस ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया था. इट इज प्रेजेंट इन हेयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आफ्टर डिफ्यूजिंग इनटू सेल. ब्लड से सेल में जाती है, सेल से उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है. यहां इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने लिया, एक्सेप्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया O22 नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लिए O22 नेगेटिव. इस पूरी चेन में
जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिया NAD से वो लिया FMN में, और जो लास्ट में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव किया वो किया ऑक्सीजन में। याद रखेंगे, ऑक्सीजन O2 इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टर्मिनल एक्सेप्टर, टर्मिनल मीन एंड, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS में है ऑक्सीजन। तो यहां यूज हुई ऑक्सीजन, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रोसेस ही कंप्लीट ना होता। ऑक्सीजन बन गया, O2 नेगेटिव बन गया, कोई बात नहीं। हमें देख रहे थे कि जब FMNH2 ऑक्सीडाइज हुआ FMN में, तब वहां से 2H पॉजिटिव रिलीज हुए। फिर जब यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज हुआ तब भी 2 हाइड्रोजन आयन यहां पे रिलीज हुए। और तीसरे में यहां बताना रह गया था, मैं बता दूं कि जब ये यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूस होगा तब भी दो जो 2H पॉजिटिव हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, H पॉजिटिव में प्रोटॉन्स, वो रिलीज कर दिए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इस तरह से जब हाइड्रोजन आयन है वे यहां से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से यहां भेजे जा रहे हैं, तो उसके कारण यहां पे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। अब हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था ऑक्सीजोन। क्या बोला था? ऑक्सीजोन। दिस इज माय डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजोन। ऑक्सीजोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है। F0 F1 पार्टिकल भी कहा था, एलिमेंट्री पार्टिकल कहा था, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल कहा था, ये ऑक्सीजोन। इस ऑक्सीजोन के हेड रीजन में ATPase एंजाइम होता है। ATPase एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव करने के लिए 2H पॉजिटिव आयन की, 2 हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है। 2 हाइड्रोजन आयन, 2 प्रोटॉन्स, आई कैन से 2 प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए। यहां पे क्योंकि प्रोटॉन्स की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, इसलिए वे अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा, इसका मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की ओर, यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मैट्रिक्स जहां पे उसकी कम कॉन्सेंट्रेशन है उसकी ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड these 2 हाइड्रोजन आयन, these 2 protons, they activate the ATPase, and this ATPase will convert the ADP and inorganic phosphate. It joins the ADP with the inorganic phosphate to form the very important ATP, adenosine triphosphate, adenosine triphosphate, which is energy currency. तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैंने दे दिया कि जब 2 प्रोटॉन मूव करेंगे तो ATPase एक्टिवेट होगा और वो ATP बना देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं केमियोस्मोटिक फॉर्मेशन ऑफ द ATP। अभी ये मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। अब ATP भी बन गया। ये जो हाइड्रोजन आयन से मूव कर रहा है, वो जो लास्ट ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया था और O2 नेगेटिव बना था, वो उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है? मेटाबॉलिक वाटर। आप भूले नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पढ़ा था, जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कल मैं आपके साथ पूरी बैलेंस शीट इसकी डिस्कस करूंगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है बेटा? बोलिए, वाटर बनाता है। ये मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में रिलीज होते हुए देखी है। स्टेप नंबर 4 और 5 देखिए, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यहां ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में रिलीज होते हैं, और स्टेप नंबर जो 5 और 6 है वहां पे, स्टेप नंबर में आप यहां पे देखें, क्रेब्स साइकिल में 4 CO2 रिलीज होते हैं, तो 6 CO2 पूरा हो गया और वाटर मॉलिक्यूल 6 बनते हैं, प्लस ATPs बनती है बेटा। मैंने कहा था आपसे कि एक NADH3 बनाता है ATP और एक FAD2 बनाता है। क्यों बनाते हैं वो देखिए। अब देखिए, जब एक NADH ने यहां इलेक्ट्रॉन दिया, जब एक NADH ने, सॉरी इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, इट इज रॉन्गली, जब एक NADH ने यहां इलेक्ट्रॉन दिया, आप देखें FMN को, उसके बाद कितने हाइड्रोजन पेयर रिलीज हुए, कितने प्रोटॉन पेयर रिलीज हुए? 1, 2 और 3। और एक ATP बनाने के लिए कितने यूज होते हैं? 2H पॉजिटिव ना, 2 प्रोटॉन। तुम्हारे पास कितने? 6 है।
तो 2 प्रोटॉन एक बार में एटीपी बनाएंगे, 2 दूसरी बार में और 2 तीसरी बार में, इसलिए एक NADH जो है वो कितना 3 एटीपी बनाता है। और अगर ग्लाइकोलाइसिस का रूट नंबर 1 है, रूट नंबर 1 होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल से वो जाएगा, बताऊंगा कल आपको, तो वो 3 एटीपी बनाएगा। और जो रूट नंबर 2 है, that will in that case it is not the accept is FMN, the electron and hydrogen accept is not FMN, it is here ubiquinone। जो भी चाहे वो FADH2 है चाहे NADH from H positive, अगर वो रूट नंबर 2 यानी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से मूव कर रहा है तो वो यहां एंटर करेगा और इसके बाद 2 ही पेयर हाइड्रोजन आयन के रिलीज होते हैं, इसलिए एक एटीपी एक बार में और दूसरी एटीपी दूसरी बार में बनती है। इसलिए FADH2 कितनी एटीपी बनाता है 2, और रूट नंबर 2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से कितनी एटीपीज बनती हैं 2, और रूट नंबर 1 जो मैलेट एस्पार्टेट शटल ग्लाइकोलाइसिस के जो NAD है H है वे 3 एटीपी बनाएंगे उससे, रूट नंबर 1 से या मैलेट एस्पार्टेट शटल से, कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करूं आपसे कि वो क्रेब्स साइकिल के या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के NADH है, वे भी रूट नंबर 1 में जाएंगे और वे ऑक्सीडाइज कर देंगे। कहना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था कि कैसे एटीपी बनती है, कहां ऑक्सीजन का यूज होता है, जो मैंने आपसे प्रश्न किया था उनके उत्तर आपके सामने है। मैं एक बार दोबारा आपके साथ इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड वेरी इजी। और रही प्रश्न आपके दिमाग में अगर कहीं आ रहा है कि इनकी सीक्वेंस कैसे याद रखनी है, वो भी आपको बताऊंगा। और हाँ, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो साइटोक्रोम C है, मैंने समझाने के लिए सीरीज में लिखा है। जब मैं दूसरे वीडियो आप मेरे वाला देखेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि वो जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ये जो साइटोक्रोम C है, बेसिकली ये बीच में ना होके इस आउटर जो सरफेस है किसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, उस पे होती है, यहां आउटर सरफेस पे होती है, आउटर सरफेस के पास C। और दूसरे में बात करूं, जो मैंने साइटोक्रोम A3 लिखा है, ये बेसिकली कॉपर कंटेनिंग सेंटर्स है। जो साइटोक्रोम A3 लिखा है ये कॉपर कंटेनिंग सेंटर्स है, कॉपर कंटेनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेंटर्स है। क्लियर? ये बात था। दोबारा एक बार प्रोसेस को आपके सामने ला रहा हूं। प्रोसेस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सी प्रोसेस बोलता है that this is the FMN. FMN is the electron acceptor and hydrogen ion acceptor for NADH plus H positive of glycolysis in the root number 1, that is the malate aspartate shuttle, and NADH of the oxidative carboxylation and Krebs cycle. रिसीव करेगा। ध्यान से सुने, इसको कल हमें यूज करना है बैलेंस शीट बनाने में। जब इसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ले लिए, इट विल गेट रिड्यूस टू FMNH2। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के कारण ज्यादा देर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको दूसरे को दे देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। FMNH2 will give its electron to iron sulfur which is oxidized. Reduced FMNH2 ने iron sulfur को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, that will get oxidized to reduced to the iron sulfur. It will get reduced, while the two hydrogen ion they will put into the intermembrane space. The reduced iron sulfur will give its electron to ubiquinone, become UQH2, and iron sulfur will get oxidized, ubiquinone will get reduced. मैंने याद रखने के लिए कहा था, याद रखें, जो ubiquinone है that it will also receive the electron from the FADH2. Okay. Now ubiquinone will give its electron to iron sulfur. Iron sulfur become reduced and ubiquinone will become oxidized. और जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ डाल देंगे? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बेटा। क्लियर है? Okay. Then iron sulfur will give its electron to cytochrome B. दे दिए, देखो दोनों मिले ना यार, इलेक्ट्रॉन दे दिए। Iron sulfur become oxidized, cytochrome B become reduced. Cytochrome B give its electron to iron sulfur. सीक्वेंस याद कराना मेरी जिम्मेवारी, आप चिंता ना करें, आप प्रोसेस को समझिए।
साइटोक्रोम बी ने आयरन सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयरन सल्फर रिड्यूस हो गया और साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज हो गया. आयरन सल्फर गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनोन which will also receive the hydrogen from the matrix, and iron sulfur get oxidized and ubiquinone will get reduced. Ubiquinone reduced will get oxidized by giving its electron to cytochrome C1. Cytochrome C1 will get reduced and ubiquinone will get oxidized. 2 hydrogen ion will put into the intermembrane space. यहाँ पे देखें प्रोटॉन की concentration बढ़ रही है, ये नोटिस करने वाली बात है. Let's see. The cytochrome C get reduced, ubiquinone get oxidized. Cytochrome C will give its electron to the cytochrome C, which is present at the outer surface of the membrane. And cytochrome C will get reduced, cytochrome C1 will get oxidized. Cytochrome C will give its electron to oxidize cytochrome A. Cytochrome A will get reduced and cytochrome C will get oxidized. Cytochrome A will give its electron to the copper center, which is the cytochrome A3, and cytochrome A3 will get oxidized. Finally, the terminal acceptor of electron, which is oxygen, it received the electron from cytochrome A3 and became O2 negative. Oxygen is present on the inner face of the inner mitochondrial membrane. Meanwhile, the concentration of the proton will increase in the intermembrane space, बढ़ गई है, and they start moving along their concentration gradient, electrochemical gradient, and 2 hydrogen ion, they will start moving according to their electrochemical gradient through the oxysomes where the ATPase is present. So we can say it is an ATPase complex. 2 hydrogen ion are sufficient enough to activate ATPase molecule to convert the ADP and inorganic phosphate to the ATP. So मैं कुल बताना चाहता हूं 2 हाइड्रोजन आयन एक ATP बनाएंगे, दूसरे जो पेयर है हाइड्रोजन आयन का वो दूसरी और तीसरा तीसरी. ओके, तो रूट नंबर 1 में जब NADH ग्लाइकोलिसिस का जाएगा तो वो 3 ATP बनाएगा. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और NADH जो है क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर 4, 6 और 10 के, वे FMN के पास जाते हैं और वहां इलेक्ट्रॉन उनका FMN रिसीव करता है, एक्सेप्टर है, इसलिए वो भी 3 ATP बनाते हैं. याद रखें इस बात को. जबकि जो ग्लाइकोलिसिस का NADH प्लस H पॉजिटिव जो रूट नंबर 2 यानी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से एंटर करता है ETS में, वो 2 ही ATP बना पाएगा क्योंकि 2 pairs of the hydrogen ion will be released after that and 2 ATPs will be formed. Similar, FADH2 of the step number 8 of the Krebs cycle will also form 2 ATP as it will also form the 4 hydrogen positive at 2 different sites, ubiquinone sites. तो हमें इस चीज का पता लगा कि कैसे ऑक्सीजन का यूज होता है. आपको पता लग गया कि जो टर्मिनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का ETS में वो ऑक्सीजन है, याद रखें. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण ATPase ने ATP बनाया. ATP कहां बनता है वो याद रखें. मैं बार बार आपसे बात करना चाहूंगा कि याद रखें कि जो NADH प्लस H पॉजिटिव जो ग्लाइकोलिसिस के 5B स्टेप पे बनता है, अगर वो मैलेट एस्पार्टेट शक्ल जो रूट नंबर 1 कहलाता है उसके द्वारा जाता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो 3 ATP बनाएगा. अगर रूट नंबर 2 से जाएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जाएगा तो वो 2 ATP बनाएगा. रीजन मैंने आपको बता दिया. और जो NADH ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के हैं और जो क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर 4, 6, 10 NADH प्लस H पॉजिटिव वहां पे बने, वे FMN के द्वारा उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और इस वे में मूव करते हैं. और जो ATP फॉर्मेशन है, दिस इज द 3 ATP मॉलिक्यूल इन ईच केस. मैंने कहा है कि जैसे FMNH, मैं बता रहा हूं आपको कि जो FMNH और आयरन सल्फर है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. देखिए अब आपको दूसरा व्यू जो मैं दूसरे लेक्चर में दूंगा. दे विल फॉर्म वन कॉम्प्लेक्स. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1. Ubiquinone is there. Then
cytochrome B, iron sulfur. Okay, this is one complex. Then this is the ubiquinol, FAD वाला जो है, जहां पे FAD से आएंगे, ठीक है, एक ubiquinol यहाँ पे है, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अभी सिंपली आपको पजल नहीं करना चाहता हूँ, पिक्चर आपके पास एनसीईआरटी पे है। FMNH2 जो है, इस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है पोजीशन के अनुसार। ये साइटोक्रोम C1 यहाँ नहीं बता के मैं यहाँ लिखूंगा साइटोक्रोम C, ये इस सरफेस पे बताऊंगा। अगली डिस्कशन में आपको मैं कॉम्प्लेक्सेस के अनुसार इसकी डिस्कशन बताऊंगा, अगले ही लेक्चर में। आप देखें, मैं इसे ETS पार्ट 1 कह रहा हूं, उसे ETS पार्ट 2 के नाम से आपको वीडियो डालूंगा। यू मस्ट गो थ्रू दैट। उम्मीद है आप लोगों को इसका प्रोसेस का पता लगा होगा। नहीं, you can send me the queries. I will give the answer on the YouTube channel also, my dear friends. My WhatsApp number is, for your confirmation, my WhatsApp number is 94187 25325. I am available 24 hours for you people for your queries. 94187 25325 is my WhatsApp number. You can also give WhatsApp to me, or you can also message me on the YouTube. I will certainly give the answer for your queries. दूसरा जो कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्सेस के अनुसार मैं आपसे बात करूंगा। काइंडली विजिट दैट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय टू ऑल, थैंक यू।